हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रियल नंबर्स के दागकड़ रिवीजन में। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स का दागकड़ रिवीजन, यानी कि संडे का लेक्चर मतलब दागकड़ लेक्चर, दागकड़ रिवीजन। आज हमारा ये संडे का फर्स्ट लेक्चर है जो संडे को होने वाला है और वो है रियल नंबर का दागकड़ रिवीजन। सर, दागकड़ रिवीजन कब आता है? दागकड़ रिवीजन तब आता है जब हमारा कोई भी लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, जो नेक्स्ट संडे आने वाला होता है उस संडे को आता है हमारा उस चैप्टर का दागकड़ रिवीजन। और एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर खल्लास, पूरा चैप्टर का स्वाहा। तो स्वागत है आप सभी का, मैं हूं विनोद सुतार और आप सभी का एग्जाम्स एनिमी के परिवार में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम रियल नंबर्स का दागकड़ रिवीजन करने वाले हैं, वो भी काफी कम समय में पूरे रियल नंबर चैप्टर को एकदम समेटने वाले हैं, अच्छे से समेटने वाले हैं, शिद्दत से समेटने वाले हैं और एकदम यूनिक वे में समेटने वाले हैं। एक टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या फिर लेमा। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है। इसका यूज होता है HCF फाइंड करने में, वो भी देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 देखने वाले हैं। उसके बाद देखने वाले हैं हम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि इसका भी कहाँ पर यूज होने वाला है वो भी देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 भी देखने वाले हैं इसके बाद में। उसके बाद हम देखने वाले हैं रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, √2 प्रूव कीजिए कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, 3+2√5 एक इर्रेशनल नंबर है, या फिर 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से निपटाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि रैशनल नंबर पढ़ेंगे, फिर इनका जो भी दशमलव प्रसार होगा यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। और फिर हम जो फ्रैक्शन के रूप में जो होता है रैशनल नंबर, उसको सीधे ही देख के कैसे पहचान सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होने वाला है या फिर रिपीटिंग होने वाला है। यानी कि टर्मिनेटिंग यानी शांत होने वाला है, या फिर रिपीटिंग यानी कि उसकी बार बार आवृत्ति होने वाली है। तो वो भी देखने वाला है, एक्सरसाइज 1.4 को देखने वाला है। इसी तरह पूरा चैप्टर रियल नंबर्स एक ही लेक्चर में पूरा खल्लास कर देंगे, पूरे चैप्टर का धुआं करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, आज के दागकड़ रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का, वेलकम है, वेलकम है आप सभी का एग्जाम्स एनिमी परिवार में। एग्जाम्स एनिमी परिवार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहिए ना। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सर, हमारा जो रिवीजन है वो दागकड़ रिवीजन है, एकदम दागकड़ तरीके से एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं ना। एकदम पूरा जो लेक्चर है एकदम एनर्जेटिक रहने वाला है, धुआं करने वाला रहने वाला है। तो चलिए फर्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर इसको बोल सकते हैं लेमा भी कहते हैं। चलिए सर, लेमा और एल्गोरिदम में क्या फर्क होता है ये बता दो पहले। लेमा यानी कि कोई भी चीज पहले से प्रूव की हुई है, पहले से प्रूव किया हुआ था, ये चीज पहले से बताई हुई थी, बट ये क्या लिखित में नहीं थी चीज, इसलिए इसको वापस साइंटिस्ट ने बताया तो उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। और पहले मतलब चीज प्रूव की हुई थी, इसका मतलब क्या होता है? लेमा। यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, हिंदी में इसको ये बोलते हैं। समझते हैं ये क्या होता है, क्या कहना चाहता है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले ध्यान दीजिए इसके टॉपिक के बारे में। टॉपिक के एक एक वर्ड को क्या करेंगे, पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे एक एक वर्ड का। चलिए यूक्लिड
सर यूक्लिड तो एक बाबा जी का नाम था जिन्होंने ये एल्गोरिदम दिया था। यूक्लिड तो एक बाबा जी का नाम था। सेकंड डिवीजन, डिवीजन यानी सर विभाजन, यानी कि इसमें कुछ ऐसा होने वाला है, यानी कि कुछ भी विभाजन यानी कि डिवाइड से संबंधित कुछ कार्य होने वाला है। ठीक है, इसमें एल्गोरिदम सर एक प्रोसेस होता है जिसको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए, या फिर एक इसको हम प्रक्रिया बोल सकते हैं। लेमा हमने डिस्कस कर लिया, तो चलिए सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को डिस्कस कीजिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, तो ध्यान से सुनना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ये कहता है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिए हुए, ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर आप उनको डिवाइड करते हो या फिर उन दोनों को एक दूसरे से तो भाग करते हो। सर हमारे पास मान लो कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b, तो सर हम कैसे भाग करेंगे? हमें पता है कि जो छोटी संख्या होती है उसका क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग देते हैं। हम मान लेते हैं कि a है वो क्या है, b से बड़ा है, यानी कि b छोटा है, तो सीधी सी बात है सर हम b का भाग a में लगाएंगे। ठीक है, तो यूक्लिड बाबा क्या कहता है, यूक्लिड बाबा ये कहते हैं कि अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और उनको अगर आप डिवाइड करते हो तो दो और यूनिक इंटीजर्स आते हैं। क्या आते हैं सर, q एंड r आते हैं। ठीक है, q क्या होने वाला है, q सर क्वोशेंट होगा और r जो होगा वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप b का भाग a में लगाओगे तो q क्या क्वोशेंट आएगा और r क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। और क्या बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 के बराबर या बड़ी होगी और b से छोटी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये तो हमें पता है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, ये बोलते हैं यूक्लिड बाबा। चलिए सर ये तो ठीक है, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, एक इक्वेशन बनाइए। कैसे, चलिए यूक्लिड बाबा ने ये कहा था, ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ। यूक्लिड बाबा ने बोला कि अगर कोई a एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, वो b यानी कि जिसका उसमें भाग लगाएंगे, इनटू q जो क्वोशेंट आने वाला है, प्लस जो रिमाइंडर बचने वाला है उसके बराबर होने वाला है। यानी कि a बराबर b क्यू प्लस r होने वाला है, जहाँ पे r क्या होगा, r सर ये होने वाला है। ठीक है, अगर मैं एकदम इसको इजी वे में लेके चलूँ, एकदम अगर मैं इसको इजी बना दूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि देखो a में भाग दे रहे, इसका मतलब a क्या हो गया, a सर हमारा डिवाइडेंट हो गया। क्या हो गया, डिवाइडेंट। यानी कि डिवाइडेंट किसके बराबर होने वाला है सर, b यानी कि डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर सर भाजक, और डिवाइडेंट भाज्य। चलिए हिंदी में भी लिखते हुए चलते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ना हिंदी मीडियम को हो ना इंग्लिश मीडियम। सर ये क्या हो गया, क्यू हो गया सर क्वोशेंट। क्या हो गया, क्वोशेंट। क्वोशेंट मतलब क्या होता है सर, भागफल, यानी कि इनटू भागफल प्लस क्या, रिमाइंडर। r तो सर रिमाइंडर होता है ना। चलिए अब बताइए कोई प्रॉब्लम, यानी कि शेषफल। चलिए ये बोलते हैं यूक्लिड बाबा, ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपका, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसको आप इस वे में अच्छे से समझ सकते हो कि बाबा जी कहना क्या चाहते हैं, बाबा जी ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब देखते हैं कि इसकी सहायता से हम कैसे HCF निकालते हैं। सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा है, यानी कि यूज कहाँ होने वाला, यूज इसकी सहायता से हम HCF निकाल सकते हैं। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए तो उनकी हम क्या कर सकते हैं, उनका HCF निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे, चलिए अभी बताते हैं आपको कि इनकी सहायता से HCF कैसे निकाल सकते हैं। ये चीज़ आगे समझ में नोट करनी है, नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, है ना, खुद के नोट्स बना लेना, अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से वापस रिवाइज कर पाओगे। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनने वाले हैं ना, अच्छे से भी पढ़ने वाले हैं।
चलिए इसकी सहायता से सर क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से आप HCF फाइंड कर सकते हो अगर आपको दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b दिया हुआ। कैसे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। सर कैसे यूज करने वाले, अभी देखो। फर्स्ट क्या करोगे आप, a में जब b का भाग लगाओगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, यानी कि क्वोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अगर ये आपका स्टेप फर्स्ट होने वाला है, यानी कि पहली बार तो आप ऐसा करने वाले हो। ठीक है, अगर आपके स्टेप फर्स्ट में ही r है, यानी कि जो रिमाइंडर है, अगर r बराबर 0 आ जाता है तो क्या होगा, तो इस टाइम में जो आपका डिवाइजर है, यानी कि जो आपका भाजक है, यानी कि b, वो क्या हो जाएगा, वो a एंड b का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, अगर सर फर्स्ट स्टेप में हम b का a में भाग लगाते हैं और सर यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो a है वो क्या मान के चल रहे हैं हम, b से बड़ा है। ठीक है, अगर सर इस स्टेप में जो r 0 नहीं आया तो हम स्टेप और लगाएंगे, सेकंड स्टेप वापस से हम यूज करने वाले हैं क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और इस टाइम में हमारा जो b है, यानी कि जो डिवाइजर था फर्स्ट स्टेप में, वो हमारा इस टाइम होने वाला है डिवाइडेंट। क्या बन जाएगा, ये डिवाइडेंट बन जाएगा। और जो r यानी कि जो रिमाइंडर बचा था फर्स्ट स्टेप में, वो हमारा बन जाएगा डिवाइजर। आ रही है बात समझ में? यानी कि इस स्टेप में हमारी इक्वेशन कैसे बनने वाली है, वो कुछ इस प्रकार बनेगी, b इक्वल्स टू r q प्लस s, यानी कि s कोई रिमाइंडर होने वाला है। अगर इस टाइम में हमारा अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है, तो इस टाइम में जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, वो HCF होने वाला है इन दोनों इंटीजर्स का। इस टाइम में कौन सा आपका डिवाइजर है सर, इस टाइम में r है, वो डिवाइजर है, तो HCF क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अगर सर इस टाइम में भी अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया था, अगर इस टाइम में भी रिमाइंडर 0 नहीं आए, तो यही वापस आप स्टेप थर्ड लगाइए, वापस से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज कीजिए। यानी कि इस टाइम क्या क्या हो जाएगा, इस टाइम आपका जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइजर बच जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं तो कंक्लूजन ये कहता है कि अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b दिया हुआ है, अगर उस पर आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हो और जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आता है, उस टाइम पे जो आपका डिवाइजर होता है वही उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF होने वाला है। आई बात समझ में? आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई सर, बहुत ही इजी है ये तो। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे इसकी सहायता से हम HCF निकालने वाले हैं। चलिए देखिए, मैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने वाला हूँ। मान लो मैंने एक तो ले लिया 15 और दूसरा ले लिया कितना, 100। ठीक है, चलिए सर 100 है जो 15 से बड़ा है, यानी कि मैं क्या करूँगा, 100 में सर 15 का भाग लगाने वाला हूँ। ठीक है, लगाओ भाग। लगा दिया सर, कितनी बार गया सर, 6 बार गया। यहाँ पे आने वाले हैं 90, यानी कि 90 आने वाले। माइनस कीजिए, पीछे कितने बच गए, 10। यानी कि सर जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसका मतलब जो डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, वो डिवाइडेंट बन जाएगा। आगे लगाइए, वापस यूज कीजिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। इस टाइम वापस आप आग लगाओगे तो एक बार जाएगा, कितने आ गए, 10। माइनस कीजिए 5 सर, रिमाइंडर बच गया। यानी कि अभी तक रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो वापस से इस टाइम पे जो डिवाइजर था उसको डिवाइडेंट बना दीजिए। इस टाइम पे डिवाइजर क्या है, 10। यानी कि वापस आप 5 का भाग लगाइए 10 के अंदर। कितनी बार जाने वाला है सर, 2 बार जाने वाला है। कितने आएंगे, 10 आ जाएंगे। अब कितना बचा सर, 0 बच गया। यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस स्टेप में, यानी कि जिस टाइम रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम आपका जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, उस दो पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या होने वाला है, HCF होने वाला है। यानी कि इस टाइम पे डिवाइजर क्या है, 5 था, तो HCF क्या आने वाला है, HCF आने वाला है 5। यानी कि 15 एंड 100 का HCF क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद आप एक्सरसाइज
1.1 आसानी से कर सकते हो, सभी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए एक्सरसाइज 1.1 में, तो आप जो लेक्चर है पूरा एक अलग ही लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 का हमारी प्लेलिस्ट में, उसमें आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। ये तो साफ धाकड़ रिवीजन है, तो ये तो ऐसे ही चलने वाला एकदम धाकड़ तरीके से। ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, फर्स्ट टॉपिक हो गया। इसकी सहायता से एक्सरसाइज 1.1 भी अच्छे से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सर क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, क्या होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, क्या हमसे ये कहना चाहती है, क्या हमको ये सिखाना चाहती है, वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहले द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। सर ये कहना क्या चाहती है, हमें ये सिखाना क्या चाहती है, वो हमें आप बताइए। तो जो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो आपसे ये कहना चाहती है कि कोई भी नेचुरल नंबर्स, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर एक को छोड़ के, यानी कि एक्सेप्ट 1, कोई भी नेचुरल नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, यानी कि उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हो। ये कहना चाहती है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कैसे सर, देखिए अगर कोई नेचुरल नंबर है, अगर कोई नेचुरल नंबर है क्या, एक्सेप्ट 1, एक को छोड़कर, कोई भी एक को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। आई बात समझ में या नहीं आई सर? इसमें क्या समझने जैसा है, ये तो एक बहुत ही इजी स्टेटमेंट है, बहुत ही इजी क्या है, थ्योरम है। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स को क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हो, एक को छोड़कर, है ना। एक नेचुरल नंबर में अगर एक को छोड़ेंगे तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनको आप क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। सर कैसे, एक उदाहरण दीजिए ताकि अच्छे से हम चीज को समझ पाए। चलिए एक उदाहरण लीजिए, जैसे कि मेरे पास 20 है, कितने हैं, 20 है। 20 के फैक्टर कीजिए आप, ठीक है, इसके आप गुणनखंड कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें अगर सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है, तो आप कह सकते हो कि जो नेचुरल नंबर है उसका जो हम गुणनफल कर रहे हैं वो क्या है, अभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। चलिए कीजिए, 20 के फैक्टर कीजिए। सर मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 2 × 5। ठीक है, आप क्या देखेंगे इसमें, आप क्या देखेंगे, सर ये 2 है, वो भी एक प्राइम फैक्टर है, ये 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और एक 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं सर। और ये क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर को क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के क्या लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में सर लिख सकते हैं। ये थ्योरम कहता है। ठीक है, और क्या कहता है, और ये थ्योरम ये कहता है कि जो ये गुणनफल होने वाला है, जो ये प्रोडक्ट होने वाला है, वो क्या होगा, यूनिक होगा, यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ये प्रोडक्ट अलग होगा, बट जो इसका ऑर्डर है, यानी कि जो इसका क्रम है, वो क्या हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, हो सकता है सर, है ना। ऑर्डर का क्या है, मैं 20 को ये भी तो लिख सकता हूं, 20 को मैं 5 × 2 × 2 भी तो लिख सकता हूं ना, है ना सर। ये ऑर्डर है, जो इसका क्रम है वो चेंज हो सकता है, बाकी जो ये गुणनफल होने वाला है अभाज्य संख्याओं के लिए, वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है, एकदम यूनिक होने वाला है। यही कहता है आपका द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यही है आपकी क्या, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
इसमें कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल ही इजी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। चलिए ये तो हो गया आपके, ये हो गया द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नोट करना है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लेना वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं, आगे और एक कंसेप्ट समझते हैं। क्या समझेंगे सर? देखिए आगे हमने एक सूत्र फाइंड किया था, एक फॉर्मूला फाइंड किया था, वो ये किया था कि अगर मेरे पास दो कोई भी क्या है इंटीजर्स है और अगर मेरे को इनका HCF और क्या LCM और HCF अगर मैं फाइंड कर लूं तो क्या एक फॉर्मूला बन सकता है, वो देखिए। यानी कि अगर दो ये इंटीजर्स है, इनका जो LCM यानी कि LCM ऑफ A एंड B एंड HCF ऑफ A एंड B यानी कि इनका जो क्या होता है प्रोडक्ट होता है, यानी कि दो इंटीजर्स के LCM और HCF का प्रोडक्ट होता है, वो उन दोनों इंटीजर्स के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक हमने फॉर्मूला और फाइंड किया था, यानी कि जो हमारा फुल लेक्चर था ये एक्सरसाइज 1.2 पे, यानी कि इस टॉपिक पे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें हमने ये बिल्कुल अच्छे से फाइंड भी किया था। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला हम और एक पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर आपको दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो इंटीजर्स दे दिए, अगर उसका HCF आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, LCM फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो। LCM दे दिया, दोनों नंबर्स दे दिए, HCF फाइंड करना है वो भी फाइंड कर सकते हो। LCM HCF दे दिया, एक कोई भी इंटीजर्स दे दिया, दूसरा फाइंड करना है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ कितने दो इंटीजर्स के लिए ही लागू हो सकता है। ठीक है, आप बोल दोगे सर क्या तीन इंटीजर्स होंगे तो उनको मैं ये लिख सकते हैं क्या LCM इंटू HCF बराबर तीनों का गुणनफल, तो ऐसा नहीं लिख सकते। ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ दो इंटीजर्स के लिए ही उपयोगी है। ठीक है, तो ये हो गया द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है वो इसकी सहायता से अच्छे से आप कर सकते हो, उनको आप अच्छे से अंगुलियों पे नचा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफ़ी परेशान करते हैं ना। चलिए उनका अच्छे से निपटारा करते हैं, यानी कि हम देखने वाले हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण, बिल्कुल सही है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, का पुनः भ्रमण वो आप लिख लेना ना, पुनः भ्रमण आप लिख लेना। अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण होने वाला है, यानी कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर होने वाला है। क्वेश्चन लेके ही चलते हैं ना, इसमें सर समझने जैसा क्या है, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं ऐसा कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ऐसा एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अच्छे से चलते हैं, और उस क्वेश्चन को जब तक हम पूरा करेंगे, जब तक उस क्वेश्चन के लास्ट तक पहुंचेंगे, तब तक आप अच्छे से पूरा ये कंसेप्ट भी समझ जाओगे कैसे किसी भी नंबर्स को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। ठीक है, मार्कर नीचे टपक गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं, लीजिए क्वेश्चन लीजिए कि प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन लेके चलते हैं सर, इसको सिद्ध करेंगे, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, समझने वाले हैं अच्छे से। कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत हम इस प्रकार से करेंगे, हम पहले √5 को क्या मानेंगे, √5 को ये मानेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसके आंसर के लिस्ट में जाते जाते हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे। ठीक है, अगर जैसे ही हम गलत साबित करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। क्योंकि सर नंबर्स के दो ही तो टाइप होते हैं, या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, यानी कि रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है,
रैशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या नहीं होगी तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता नहीं है तो आप नंबर सिस्टम वाला वीडियो भी देख सकते हैं वहां पे आई बटन पे। चलिए आगे चलते हैं, इस पे कैसे सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं, पहले ये मान लेते हैं कि लेट्स एज्यूम, क्या एज्यूम करते हैं हम, लेट्स एज्यूम रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, इसका मतलब मैं इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूं, इसको बट्टे के रूप में लिख सकता हूं, इसको बिन के रूप में लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने लिख दिया रूट 5, क्या मान लिया उसको a अपॉन बी, यानी कि ये a अपॉन बी के रूप में है, जहाँ पे क्या है सर, जहाँ पे b नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ये हमें पता है कि परिमेय संख्या में b क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या मान लेते हैं, और ये मानते हैं कि a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स मतलब समझते हैं अभी को प्राइम्स क्या होता है। ठीक है, अच्छे से समझाया था मैंने, जो हमारा फुल लेक्चर था रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स का, उसमें मैंने अच्छे से पूरा एकदम अच्छे से इस पे 5 मिनट दिए थे को प्राइम्स पे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट वे में समझाता हूँ क्या होते हैं को प्राइम्स। को प्राइम्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें अगर उन दोनों नंबर के अगर मैं फैक्टर करूँ तो उनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि उनके फैक्टर होते हैं उनमें एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, उनके अलावा उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। वो क्या होते हैं, वो होते हैं को प्राइम्स नंबर, यानी कि कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम को प्राइम्स नंबर के रूप में चेंज कर सकते हैं। कैसे, जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको हम क्या कर देंगे, सर कट आउट कर देंगे। ठीक है, उनको एक दूसरे से क्या कर देंगे, काट देंगे, तो क्या बन जाएंगे, वो को प्राइम्स नंबर बन जाएंगे। इसलिए हमने माना है कि a एंड b क्या है, को प्राइम्स है। चलिए आगे चलते हैं, इसको एक्सरसाइज, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, है ना, इक्वेशन 1 है। इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों तरफ, यानी कि स्क्वायर करेंगे। वर्ग करने पर दोनों तरफ ही करेंगे ना वर्ग, तो यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में वर्ग कीजिए दोनों तरफ, तो सर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, a एंड b का a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर को इधर भेज दो, 5 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से एक चीज और समझने की आती है, देखो अगर b स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या कहना चाहती है, अगर b स्क्वायर क्या है 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5 का जो भाग है वो b स्क्वायर में जा सकता है। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब a भी तो क्या है, 5 से डिविजिबल है। कैसे सर, चलिए एक शॉर्ट एग्जांपल के साथ चलते हैं, इस कंसेप्ट को भी क्लियर करते हैं। मान लो कि मेरे पास 6 का स्क्वायर है, वो क्या है, वो आपके 3 से डिविजिबल है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 अगर आपके 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 यानी कि a स्क्वायर हो गया, मान लो 6 स्क्वायर, यानी कि a क्या हो गया 6, तो 6 भी तो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। यही ये इक्वेशन कहना चाहती है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore a is also divisible by 5। आई बात समझ में, यहां तक आ गई। चलिए आगे चलते हैं। ए अगर क्या है 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब तो ये हो गया सर कि a है वो 5 का मल्टीपल भी तो होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, a को ये मान लो लेट a इक्वल्स टू 5m। ठीक है, जहां पे m क्या है सर, m कोई भी इंटीजर है। ठीक है, a की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, इसमें आप a की वैल्यू लाके रखो, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह 5m रखोगे, यानी कि a स्क्वायर, तो 5m क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर, नीचे क्या है 5 है सर, इसको आगे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 5m स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर 5 को इधर भेज दो b स्क्वायर के नीचे, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, इस इक्वेशन को देखो, जो इक्वेशन ये कहना चाहती है वही ये कहना चाहती है, यानी कि b स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब b भी क्या है, इसका मतलब अगर
5, ठीक है। अगर क्या है बी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, यानी कि ए स्क्वायर इसकी डिविजिबल 5, तो अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब बी भी क्या है 5 से डिविजिबल है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। हो गया सर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब तो 2-3 लाइनें लिखनी है जो हमको पता है। देखिए आप इन 2 लाइनों को देखिए, इन 2 लाइनों को देखिए, इसमें आप देखिए कि ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब तो ये हो गया कि एक को प्राइम्स नंबर नहीं है, यानी कि ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। कोप्राइम्स नंबर सर कैसे नहीं है, हमने तो ये देखा था कि कोप्राइम्स नंबर वो होता है जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ए भी 5 से डिविजिबल है, बी भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि इनमें 5 एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। यानी कि ए के अलावा भी 5 क्या है, 5 एक कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये क्या है, ये ए अपॉन बी, यानी कि ए एंड बी को प्राइम्स नहीं है। अगर ये को प्राइम्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, ए अपॉन बी रैशनल नंबर बी नहीं है। इसका मतलब 5 एक रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब जो हमने माना था, जो हमने अजम्पशन किया था, वो गलत साबित हो गया, ठीक है। दैट्स मीन हम ये मान सकते हैं, हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि जो रूट 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। ऐसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन के साथ डील अच्छे से, एकदम इजी तरीके से, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 एकदम अच्छे से हो जाएगी, एकदम अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 1.3 हो जाएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, जो फुल चैप्टर है एक्सरसाइज 1.3 का और रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर का, वो आप जरूर विजिट कर लेना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एक्सरसाइज। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छे से देख लेंगे वो भी, और इसी के साथ ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा एक पूरा लेक्चर एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर क्या कर लेंगे, हम समेट लेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सॉरी, यानी कि परिमेय संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार का पुनः भ्रमण, ठीक है। पुनः भ्रमण कैसे सर, इसका मतलब हमने पहले कभी इसको विजिट किया था, भ्रमण किया था, इसलिए ये पुनः भ्रमण बोल रहा है। 9th क्लास में आपने ये चीज पढ़ी थी, हम उसका अभी क्या कर रहे हैं, पुनः भ्रमण कर रहे हैं, रिविजिटिंग कर रहे हैं। चलिए पहले रैशनल नंबर को रिविजिट करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है सर, वो रियल नंबर्स जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q क्या होगा, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, वो अपना होता है रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं, ठीक है। इसमें सर जो परिमेय संख्याएं होती है वो या तो टर्मिनेटिंग होती है, क्या होती है, टर्मिनेटिंग। अगर सर टर्मिनेटिंग नहीं हुई तो वो होगी रिपीटिंग। सर ये दोनों चीजें क्या होती है, ये दोनों टर्म्स क्या है, हमें अच्छे से समझा दीजिए। टर्मिनेटिंग यानी कि शांत, शांत मतलब इसको अगर हम P अपॉन Q को अगर मैं डेसिमल के रूप में आगे बढ़ाऊं, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन करूं, इसका डेसिमल में इसका प्रसार करूं, यानी कि इसको एक दूसरे से भाग दूं, यानी कि P में Q का भाग दूं, मैं डिवाइड करूं, तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है वो एक निश्चित, यानी कि डेसिमल के बाद में एक निश्चित डिजिट के बाद में क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 5/2। 5/2 इसमें अगर मैं इसका भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा सर, ये 2 और पॉइंट डेसिमल के बाद में 5, यानी कि एक्सपेंड, अब क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये होता है टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, रिपीटिंग कैसे, जैसे 10/3 लेके चलते हैं, ठीक है। 10 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो कैसे जाएगा, 3.33333,
यानी कि ये क्या हो गया, ये रिपीटिंग हो गया। ये पॉइंट के बाद में यानी कि दशमलव के बाद में एक ही डिजिट को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी कि बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है, ये होता है रिपीटिंग। और सर रिपीटिंग ये भी हो सकता है, ये क्या कर सकता है, ग्रुप ऑफ डिजिट को भी बार बार रिपीट कर सकता है, वो भी रिपीटिंग होता है। कैसे, जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे। ये क्या कर रहा है, दशमलव के बाद में एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या होता है, रिपीटिंग होता है। ये हो गया अपना रैशनल नंबर का पुनः भ्रमण। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसका आप देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि हम देखेंगे कि कैसे हम है ना, अब आगे क्या देखने वाले हैं, अब हम आगे ये देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि उसका दशमलव प्रसार किए बिना हम कैसे पहचान सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या फिर ये रिपीटिंग है। तो चलिए पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। कैसे पहचान लोगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। अगर कोई भी रैशनल नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और जो q है, q के आप अगर फैक्टर करते हो, ठीक है, और उन फैक्टर में अगर पावर ऑफ 2 यानी कि 2 की घात, ठीक है, या फिर पावर ऑफ 5 यानी कि 5 की घात, या फिर ये दोनों यानी कि 2 व 5 की घात, अगर ये आता है इसके डिनोमिनेटर में यानी कि q के फैक्टर में अगर ये आता है, यानी या तो सिर्फ ओनली 2 की पावर आ सकती है या फिर ओनली 5 की पावर यानी कि पावर ऑफ 5 एंड पावर ऑफ 2, या फिर दोनों 2 की और 5 की पावर अगर आए तो तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सिर्फ 2 आना चाहिए या सिर्फ 5 आना चाहिए या सिर्फ 2 और 5 आनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी डिनोमिनेटर में किसी भी की भी पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास ये दिया हुआ है कि 13 अपॉन 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4, तो ये क्या होगा, ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है, 2 एंड 5 की ही पावर है ओनली। ठीक है, इसमें जो p एंड q वो क्या होने चाहिए, वो एक दूसरे के को प्राइम्स होने चाहिए। ये चीज बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान रखना, q तो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा एंड p एंड q क्या होंगे, p एंड q आर को प्राइम्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, रिपीटिंग देख लेते हैं। रिपीटिंग कैसे होगा, रिपीटिंग अगर p अपॉन क्यू फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है और जो कि डिनोमिनेटर q है, अगर उसके फैक्टर में, ठीक है, उसके फैक्टर में अगर 2 एंड 5 या कि 2 की घात या फिर 5 की घात या 2 व 5 की घात के अलावा भी किसी अगर नंबर्स की घात है तो वो क्या होगा, वो रिपीटिंग होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, रिपीटिंग समझ में आ गया, यानी कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह से हो सकता है, रिपीटिंग हो सकता है या फिर टर्मिनेटिंग हो सकता है। हमने ये भी देख लिया कि कैसे हम इसको बिना बाकी बिना इसको डेसिमल में इसका प्रसार किए हुए, बिना विस्तार किए हुए कैसे बता सकते हैं, सीधे फ्रैक्शन के रूप में लिखे हुए कैसे बता सकते हैं ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर ये रिपीटिंग होगा। सर अगर टर्मिनेटिंग बी ना हो और अगर रिपीटिंग बी ना हो तो ये रैशनल नंबर बी नहीं होगा। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो ये एक इररेशनल नंबर होगा। चलिए इसकी सहायता से अगर ये चीज आपके क्लियर है तो आप एक्सरसाइज 1.4 को अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से उसके साथ डील कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो फुल इस पे जो फुल लेक्चर है, एक ही लेक्चर है इस टॉपिक पे, उस पे भी आप विजिट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रियल नंबर्स का धाकड़ रिवीजन। कैसा लगा आपको धाकड़ रिवीजन, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर ये लेक्चर पसंद आया है, अगर ये धाकड़ रिवीजन बिल्कुल एकदम धाकड़ लगा है, एकदम धुआं करने वाला लगा है, तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा,
जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अगर अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। खुश रहना, स्वस्थ रहना, एकदम मस्त रहना, पढ़ाई अच्छे से करते रहना, यानी कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही क्या होगा, वही सिंहासन होगा। ठीक है, यानी कि पढ़ाई करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम की चिंता मत करो, परीक्षा की आप बिल्कुल भी फिक्र छोड़ दो, बिल्कुल एकदम तैयारी अच्छी करते रहो, रिवीजन करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो। जो परिणाम आने वाले हैं वो बिल्कुल हमारे पक्ष में आने वाले हैं, हमारे एकदम परिणाम क्या आने वाले हैं, अच्छे आने वाले, हमारे पक्ष में परिणाम आने वाले, यानी कि परिणाम की चिंता मत करो, बिल्कुल मेहनत करते रहो। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी तरह के लेक्चर, इसी तरह के एकदम धाकड़ धाकड़ धुआं धुआं करने वाले लेक्चर देखने के लिए। हमारा अभी NCERT 10th मैथमेटिक्स का फुल कोर्स चल रहा है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये जो धाकड़ रिवीजन होने वाले हैं, जो सभी संडे को आने वाले धाकड़ रिवीजन होंगे, इनकी एक अलग प्लेलिस्ट होगी चैनल पर। ठीक है, तो अगर आपको धाकड़ रिवीजन देखना हो तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, कभी भी रिवाइज करना हो। और फुल लेक्चर, फुल एक टॉपिक का अगर फुल लेक्चर देखना है तो वो NCERT 10th मैथमेटिक्स की जो फुल कोर्स की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर देना। ठीक है, सबको बता देना कि एग्जाम्स एनीमी पे धाकड़ रिवीजन का फर्स्ट लेक्चर आ गया है। ठीक है, इसी सीरीज में जैसे ही हमारा पॉलिनोमियल्स का चैप्टर कंप्लीट होगा तो उससे जो अगला संडे आएगा उस संडे को हम पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का एकदम धाकड़ रिवीजन पूरा लेके आने वाले हैं। एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर समेट लेंगे इसकी तरह। तो ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। स्वस्थ रहना, सबका ध्यान रखना, खुद भी एकदम अप टू डेट, एकदम स्वस्थ रहना। थैंक यू सो मच।